भारत में 2018-19 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने 17,365.3 करोड़ के टोटल क्लेम पेमेंट के साथ इंडिविजुअल पॉलिसीज पर 8.43 लाख क्लेम्स का पेमेंट किया था। ये दावेदार लोग वो थे जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस की आवश्यकता को समझा। अभी भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक इंश्योरेंस नहीं हुआ है। भारतीय इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स पर आरडीआई की हैंडबुक के अनुसार भारत में लगभग 32.8 करोड़ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां थी। हर एक पॉलिसी को एक यूनिक नागरिक के रूप में माना जाता है। इसका मतलब है कि जनसंख्या का 25% लाइफ इंश्योरेंस द्वारा कवर किया गया है। इसका दूसरा मतलब ऐसा है कि 98.8 करोड़ जनता किसी भी इंश्योरेंस कवर के बिना, किसी भी सुरक्षा के बिना रहते हैं। हम हमेशा ये देखते हैं कि लोग लाइफ इंश्योरेंस को पूरे तरीके से नहीं जानते हैं। उन्हें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस को खरीदना क्यों चाहिए। भारत में ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि प्रीमियम कितना है। इसके बजाय उन्होंने पूछना चाहिए कि उनके पास कितना कवर होना चाहिए। बराबर है ना? क्या आप जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम की कैलकुलेशन कैसे की जाती है? प्रीमियम कैसे डिसाइड किया जाता है? लाइफ इंश्योरेंस एक परिवार को कैसे प्रभावित कर सकता है? आपके पास अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए? आपकी जीवन साथी के लिए लाइफ इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए, भले वो पैसा कमा रहा हो या नहीं? क्या आप वास्तव में जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे काम करती है? इन्हीं सब सवालों के जवाबों के साथ आज मैं जीवन बागुल फिर एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूं इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर इस 6 पार्ट्स की सीरीज में चौथे वीडियो के साथ। अगर आपने अब तक हमारा वीडियो नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो के बाद इमीडिएटली देख लीजिए। भारत में इंश्योरेंस एक पुश प्रोडक्ट है, पुल प्रोडक्ट नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि इसको अभी भी बेचना पड़ता है, खरीदा नहीं जाता खुद होके। लोग तो अभी भी इसको टैक्स सेविंग के इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से ही ज्यादा करके देखते हैं, ना कि फैमिली को सेव करने के हिसाब से। तो आइए अब देखते हैं इस टॉप 5 प्रायोरिटीज के क्वेश्चन में से तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा आपसे 3 नंबर का सवाल यह था कि इफ यू लिव टू शॉर्ट, यानी अगर आप उम्मीद से अनएक्सपेक्टेडली कम जीते हैं तो क्या। एक किस्सा याद आया मुझे जो कुछ महीने पहले मेरे साथ हुआ है। मेरे दोस्त के रिश्तेदार की वाइफ का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर पे मिलने के लिए आइए, कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। दूसरे दिन मैं उनके घर पे गया, वहाँ पे मैडम बैठी थी, कुछ रिश्तेदार बैठे थे, उनकी छोटी सी 11 साल की बेटी भी बैठी थी। अब वहाँ पे वो माहौल देख के इमीडिएटली पता चला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूरी है। पता चला कि उन मैडम ने उनके पति को खो दिया है 4 दिन पहले। पति की उम्र सिर्फ 39 साल थी और हार्ट अटैक आया था मेजर। समझ में नहीं आ रहा था वहाँ पे क्या कहूँ, क्योंकि ये तो एकदम हट्टा कट्टा इंसान था, एक्सरसाइजेस करता था, अच्छा हेल्दी फूड खाता था, बहुत हेल्थ कॉन्शियस था, और अचानक से कैसे ये इंसान मर सकता है ड्यू टू हार्ट अटैक। खैर, तो उसके बाद हमने बातें शुरू की। उनके रिश्तेदारों ने कहा कि उन्हें पता है कि 75 लाख की एक इंश्योरेंस पॉलिसी उन्होंने मुझसे ली है और उसका उनको डेथ क्लेम करना था। मैं शॉक। अब मैं क्या कहूँ इनको। तो सारी मैंने मेरी जो गट्स थी मैंने इकट्ठा की और उसके बाद मैंने उनको बताया कि मैडम, आपके पति ने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदी है मुझसे। दे वर शॉक्ड। वो बोले कैसे हो सकता है? 7-8 महीने पहले तो उन्होंने मुझे बुलाया था घर पे, सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे समझ ली थी कि ये लाइफ इंश्योरेंस क्या है, कैसे काम करता है, क्या बेनिफिट्स है, क्या फीचर है, कब पैसा मिलता है, कितना पैसा भरना है, सारी चीज़ें मैंने उनको बताई थी। हमने प्रपोजल फॉर्म भरा था, उन्होंने चेक दिया था, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे। एंड वो जो साहब थे जिनकी डेथ हुई, उन्होंने अपनी पत्नी को कहा था कि देख, ये 75 लाख का मैं इंश्योरेंस तेरे लिए ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो तुम्हें और बेटी को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वो होने के बाद सारे वो डॉक्यूमेंट्स लेके हम लोग घर पे वापस आ गए थे। शाम को उनका फ़ोन आया मुझे कि थोड़े दिन रुको, 2 दिन रुको, क्योंकि उनके अकाउंट में कहीं से पैसे आने वाले हैं एंड वो पैसे फिर वो इस प्रीमियम के लिए यूज़ करने वाले हैं। तब हमने सोचा चलो 2 दिन की ही बात है, तो 2 दिन तो हम लोग रुक जाते हैं। उसके बाद 2 दिन बाद वापस फ़ोन किया, वो बोले नहीं, अभी 1 हफ्ता रुक जाओ, थोड़ा सा पैसा आने के लिए और टाइम लगने वाला है। 1 हफ्ता रुक गए,
उसके बाद वापस फ़ोन हुआ, वो बोले नहीं और थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बेटी की फ़ीस भरनी है, तो थोड़ा सा अगले महीने देख लेते। ऐसा करते करते 2-2.5 महीने निकल गए। हम लोग उनको बताते थे कि सर इसका क्या महत्व है अपनी लाइफ में, ये क्यों करना चाहिए, ज़्यादा डिले मत करिए, क्योंकि अपने पूर्वजों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि अगर दिमाग में कोई चीज़ आती है तो उसको इमीडिएटली कर देना चाहिए, उसको बाजू में डिले नहीं करते रहना चाहिए। लेकिन उन साहब ने उसको डिले किया, उनके रीजंस भी वहाँ पे कुछ जेन्युइन भी लग रहे थे, लेकिन जो होना था सो हो गया, उनकी डेथ हो गई अनएक्सपेक्टेडली। ये सुनने के बाद उनकी वाइफ और उनके जो रिलेटिव्स थे सारे के सारे शॉक्ड। उनको समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें। वाइफ ने तो वहीं पे रोना शुरू कर दिया। बेटी को तो वैसे कुछ समझ में आ नहीं रहा था क्योंकि वो तो 11 साल की है। रिलेटिव्स ने पूछा अब क्या किया जा सकता है, तो हमने कहा सर अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये पॉलिसी उन्होंने ली होती तो मैं डेफिनेटली आपको क्लेम दिलवा देता, लेकिन अब कुछ नहीं दे सकता हूँ। 75 लैक्स का 75 रुपीज़ भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये प्रपोजल सबमिट ही नहीं हुआ है। वहाँ पे उन्होंने हमें रोक के रखा था कि मत करो सबमिट, क्या करें। अब सब कुछ तबाह हो गया था। उनकी पत्नी पूरे तरीके से टूट गई थी, रिश्तेदार हैरान थे, क्योंकि उनके मरे हुए पति ने प्रीमियम के अमाउंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, ना कि उनके फैमिली की सिक्योरिटी को। अब प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने एक 2 BHK जो फ्लैट लिया है जहाँ पे अभी वो रह रहे थे, वो लोन पे लिया था, लेकिन बैंक ने जब उनको ऑफर किया था एक लाइफ इंश्योरेंस उस होम लोन के साथ, उन्होंने कहा था कि नहीं उनको ज़रूरत नहीं है, उन्होंने वो नहीं लिया था। अब प्रॉब्लम है कि बेटी का एजुकेशन बाकी है, घर चलाना है, वाइफ हाउसवाइफ है, घर का EMI पे करना है, कैसे करेंगे, सारा कुछ तबाह हो गया था। आप लोगों ने भी ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स आपके आसपास देखे होंगे, लेकिन होता क्या है ना कि जब ये दूसरों के घर पे होता है तो लगता है अरे 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 अरे, लेकिन जब ये अपने खुद के घर पे होता है ना तो पता चलता है कितना बड़ा शौक बैठता है। तो मुझे आशा है कि अब इसके बाद आप अपने लिए इस लाइफ इंश्योरेंस का सीरियसली विचार करना शुरू करोगे। कृपया याद रखें कि परिवार के मृत व्यक्ति के इमोशनल लॉस को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। हालांकि मृत व्यक्ति के कारण परिवार का जो आर्थिक नुकसान होता है उसे सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस द्वारा रिप्लेस जरूर किया जा सकता है। यह आर्थिक नुकसान ज्यादा दर्दनाक होता है। आप में से कितने लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है? फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद आप में से कितनों के पास सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस कवर है? हम आपका फाइनेंशियल एनालिसिस फ्री में कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर सच में आपको यह वीडियो उपयोगी और जानकारीपूर्ण लग रहा है तो आप सभी को इस वीडियो को लाइक करने और उन लोगों को शेयर करने की रिक्वेस्ट करते हैं जिनकी आप वास्तव में परवाह करते हैं और जिन्हें आप प्यार करते हैं। यह वीडियो टेक्निकल फीचर्स के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं है, क्योंकि वह तो कंपनीज के वेबसाइट पर हर जगह पर ब्रोशर के रूप में उपलब्ध है। हम यहाँ व्हाट के बारे में चर्चा करने के बजाय व्हाई के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लोग अपने डिजायर्ड पॉलिसी के लिए प्रीमियम की अमाउंट को पहले देखते हैं, फीचर्स को नहीं देखते। लेकिन ये जो प्रीमियम होता है ये पॉलिसी के टाइप के हिसाब से अलग अलग होता है। चलो इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के 2 बेसिक प्रकार होते हैं, टर्म प्लान और एंडोमेंट प्लान। अब तीसरे प्रकार की पॉलिसी पिछले 20 वर्षों से शुरू हुई है, जिसको यूनिट लिंक पॉलिसी कहते हैं। लेकिन इसमें भी पहले बताए 2 प्रकार के बेसिक प्लान्स को आधार माना गया है। अगर कोई पॉलिसी हर साल बोनस दे रही है तो ये एंडोमेंट प्लान है। यदि पॉलिसी बोनस नहीं दे रही है तो ये केवल मृत्यु का क्लेम देती है, यानी डेथ क्लेम देती है, तो उसे टर्म प्लान कहा जाता है। सभी पॉलिसीज को इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बनाया जाता है। प्रीमियम भी इन पॉलिसीज के अनुसार अलग अलग होते हैं। मान ले कि ये टोटल प्रीमियम का आकार है। यहाँ आपको इस प्रीमियम के 3 हिस्से दिखाई देंगे। यह हिस्सा कंपनी के लिए इस पॉलिसी पर काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस का है, जिसमें कंपनी के मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशंस और लीगल चार्जेस जैसे चार्जेस शामिल है। इस दूसरे हिस्से को मोर्टेलिटी पोर्शन कहा जाता है। इसे सीधी भाषा में अगर देखें तो यह समान एज ग्रुप के लिए 1000 संभावित मृत्यु के लिए एक चार्ज होता है। इसका प्रीमियम में बहुत कम हिस्सा होता है। हर इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये कंपलसरी है कि वो इस मॉर्टेलिटी वाले हिस्से से पैसों का एक पूल बनाए और उससे सारे डेथ क्लेम्स का पेमेंट करे। इसलिए कृपया ये समझे कि कंपनियों को डेथ क्लेम का पेमेंट करने में कभी समस्या नहीं होगी। उनके पास दावों का पेमेंट करने के लिए हमेशा पर्याप्त पैसा होगा। अब इस तीसरे हिस्से के बारे में बात करते हैं। एंडोमेंट प्लान्स बोनस देते हैं।
मैच्योरिटी पर पैसा बोनस के साथ वापस करती है और डेथ क्लेम भी देती है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास पैसा देने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब है कि कंपनी को कंपल्सरीली सरकारी बॉन्ड्स, डिपॉजिट वगैरह में प्रीमियम के इस हिस्से को इन्वेस्ट करके बोनस और मैच्योरिटी क्लेम के रूप में पैसे देने की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए ये तीसरा हिस्सा यानी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा है, जिसे कंपनी को IRDAI के निर्देशों के अनुसार ही इन्वेस्ट करना होता है। तो प्रीमियम तो नेचुरली ज़्यादा होना ही है। ये था एंडोमेंट प्लान्स के बारे में। अब देखते हैं कि टर्म प्लान में क्या होता है। यदि कंपनी केवल डेथ क्लेम दे रही है तो कंपनी के पास पॉलिसी होल्डर को देने के लिए कंपैरेटिवली कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए कंपनी को केवल डेथ क्लेम के लिए व्यवस्था करनी होगी। यहाँ मॉर्टेलिटी का पोर्शन लगभग सेम है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी लगभग सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं है। हालांकि इन्वेस्टमेंट का हिस्सा यहाँ नहीं है क्योंकि कंपनी केवल डेथ क्लेम दे रही होगी, इसलिए प्रीमियम का तीसरा हिस्सा टर्म प्लान में मौजूद नहीं है। इसलिए एंडोमेंट प्लान की तुलना में टर्म प्लान का प्रीमियम बहुत कम होता है। अब हम आशा करते हैं कि प्रीमियम कैसे बनता है इसके बारे में आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। चलिए इसे उदाहरण के साथ और स्पष्ट रूप से समझें। 50 लाख का कवर, 20 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी, एंडोमेंट प्लान और टर्म प्लान में 40 वर्ष के व्यक्ति के लिए कितना प्रीमियम आता है? एंडोमेंट प्लान के लिए प्रीमियम लगभग 5 लाख रुपए होगा, यानी 1370 रुपीज पर डे। और टर्म प्लान के लिए प्रीमियम लगभग 12,649 रुपीज होगा, यानी 34.65 रुपीज प्रतिदिन। मैं लगभग शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रीमियम होंगे, लेकिन इस अमाउंट के आसपास ही होंगे और हम यहाँ किसी एक कंपनी का प्रचार नहीं कर सकते हैं। क्या आपने प्रीमियम में बड़ा अंतर देखा? ये बहुत बड़ा अंतर है। चलिए अब आपके मन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट गलतफहमी को सुलझाते हैं। आमतौर पर लोग इन पारंपरिक बोनस प्लान्स के रिटर्न्स की तुलना बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स के साथ करते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। समझिए कि यदि प्रीमियम राशि 10,000 रुपये है और बैंक में FD भी 10,000 रुपये की करनी है, तो यहाँ लोग दोनों के रिटर्न्स की तुलना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? अभी अभी तो हमने जाना है कि प्रीमियम का बड़ा हिस्सा एडमिन चार्जेस और मॉर्टेलिटी चार्जेस में चला जाता है, तो जाहिर है कि प्रीमियम के पूरे 10,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं होंगे जैसे कि FD में होता है। FD पर आपको 10,000 रुपये के पूरे अमाउंट के ऊपर रिटर्न्स मिलते हैं, यानी इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम के इस इन्वेस्टमेंट के हिस्से पर आपको FD की तरह रिटर्न्स कैसे मिलेगा, क्योंकि पूरे 10,000 रुपये का निवेश नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ कृपया ये समझें कि कंपैरिजन बिल्कुल संभव नहीं है। ये विषय बहुत बड़ा है, तो इसको एक वीडियो में फिट बैठाना तो बहुत नामुमकिन है। तो इसके लिए हम लोग अगले भी कुछ वीडियोस इसके बारे में बनाने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी आंखें भी खुल गई होगी। अगर सच में हाँ, तो अभी आप ये वीडियो लाइक कीजिए और अपने परिवारजनों से, अपने रिश्तेदारों से, ऐसे लोगों से शेयर कीजिए जिनको आप प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप चिंता करते हैं, क्योंकि आपका वीडियो शेयरिंग किसी के परिवार की आर्थिक रूप से जान बचा सकता है। अब आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में वापस हम लोग मिलेंगे 5 टॉप प्रायोरिटी के क्वेश्चंस में से चौथे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।